नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। द कॉन्टेंट्स ऑफ दिस प्रोग्राम आर प्रेजेंटेड टू यू विदाउट प्रीजुडिस। आपको हमने बता दिया आगाज़ में ही, और अब हम जनाब वाला गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अब मामलात कुछ इस तरह के हैं कि डॉलर की कदर में हम कंटिन्यूसली इजाफा देख रहे हैं, और देयर इज़ नो स्टॉपिंग द US डॉलर व्हेन इट कम्स टू इट्स ट्रेमेंडस इंक्रीज इन वैल्यू अगेंस्ट द पाक रूपी। इसके साथ साथ भी अगर आप बगौर देखें या अगर इसको समझने की कोशिश करें तो आप ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी दबाव रहा है, और स्टॉक मार्केट के अंदर भी आज की तो खैर कैफियत अभी मैं ताज़ा तरीन आप लोगों को नहीं बताता, लेकिन द स्टॉक मार्केट हैज़ बीन कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर। डॉलर इज अंडर, rupee is under pressure, the Pakistan Stock Exchange is under pressure, the dollar is rising, the price of oil is rising, तेल की बैनुल अक़वामी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। इसके सब के असरात जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत पर मुरतब होते दिखाई। इसके साथ साथ हर आदमी, हर शख्स, टेलीविज़न हो, अखबार हो, सोशल मीडिया हो, महंगाई का जिक्र कर रहा है। महंगाई में इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है। अब देखें, एक नेशनल डिबेट का हिस्सा बन चुकी है बात कि महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, इस महंगाई को हमने काबू में करना है, कंट्रोल में करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू एंड आई बोथ नो कि कितने भी मेजर्स ले लिए जाएं, अगर डॉलर की कदर में इजाफा होता रहा तो महंगाई पर कंट्रोल रखना जो है इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। इसके साथ साथ हमारे मुल्क के अंदर आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि मैकेनिज़्म ये है कि महंगाई ही दरअसल हमारी इकॉनमी की ड्राइविंग फोर्स है। हाँ, वाकई इन्फ्लेशन इज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड पाकिस्तान इकॉनमी। अगर इस मुल्क में इन्फ्लेशन ना हो तो यकीन करें सारी मल्टीनेशनल कंपनियां यहां से चली जाएं, क्योंकि 10 की चीज़ आज 12 की और 12 की कल 14 में बेची जा सकती है। लेकिन अमेरिका में तो इस तरह नहीं कर सकते ना, वहां तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है अवाम उसको एक्सेप्ट ही ना करे, हो सकता है डिमांड सप्लाई के दरमियान बैलेंस क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट मेजर्स ले। ये तो एक मुनफरिद मुल्क है ना पाकिस्तान, कि चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, हर आदमी बैठा हाय हाय कर रहा है, लेकिन महंगाई पर कोई भी काबू नहीं पा रहा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब जो कि मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ कराची स्टूडियोज़ में, और हमारे साथ बड़ी ख़ास मेहमान भी मौजूद होंगे। उनका भी आपसे तारुफ मैं ज़रूर कराऊँगा, और ये भी बताऊँगा कि वो बैनुल अक़वामी सतह के इकोनॉमिस्ट भी हैं और मामलात को बड़ी गहराई से देखते हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ शो। जी, बहुत शुक्रिया अली भाई। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपसे करता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि डॉलर की कदर के अंदर मुस्तकिल इजाफा हो रहा है, और ब्लेम ये है, अवाम को ये तासुर दिया गया है कि एक्सपोर्टर्स ने इससे बहुत बेनिफिट किया है, और शायद इसहाक डार साहब जो कि प्रोग्राम लंदन में देख रहे हैं, सलाम सर, क्या हाल है, खैर खैरियत से? इसहाक डार साहब बड़े गौर से प्रोग्राम देखते हैं आजकल, तो वेला टाइम बहुत है। तो बुनियादी बात यह है कि वो गलत कर रहे थे जो उन्होंने डॉलर को स्टेबलाइज रखा हुआ था, रूबी को स्टेबलाइज रखा हुआ था। ये बड़ा अच्छा काम हुआ कि डॉलर को महंगा कर दिया गया, इससे पाकिस्तान की मईशत को बड़ा फायदा हुआ। ये पहले मुझे एक्सप्लेन करें कि डॉलर की कदर में इजाफा करके, रुपए को कमज़ोर करके पाकिस्तान की मईशत को कैसे फ़ायदा पहुंचा, ज़रा मुझे बताइएगा, फिर आगे चलते हैं। जी देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे, और अभी आपने जो इसहाक डार साहब का नाम लिया, उस वक्त उन्होंने एक अपनी, हर फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर की हिकमत अमली होती है, तो उन्होंने अपनी हिकमत अमली के तहत डिमांड सप्लाई मैकेनिज़्म को, जो मैकेनिज़्म है, उन्होंने उसको कंट्रोल किया। और जब भी डॉलर की डिमांड मार्केट में आती थी तो हम अपने फॉरेन रिजर्व से डॉलर मार्केट में फेंक देते थे, ताकि वो डिमांड जो है वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए और डॉलर ऊपर नहीं बढ़ना पाए। इस तरह से आपने देखा कि तवील अरसे तक उन्होंने 98 रुपीज़ पे रखा, और एक बार 102 हो गया था डॉलर, तो तमाम बैंकों के प्रेसिडेंट और गवर्नर स्टेट बैंक को इस्लामाबाद में बुला लिया था, और फिर वो दोबारा उसी पे लेकर आए। ये एक हिकमत अमली थी। लेकिन इकनॉमिक्स के स्टूडेंट होते हुए और जो इंटरनेशनल पंडित हैं माशियात के, वो कहते हैं कि नहीं, आपको डॉलर को मार्केट मैकेनिज़्म पे छोड़ना चाहिए, और जो डॉलर की असली कदर है आपकी माशी इशारों को देखते हुए वो मार्केट में तायुन करेगी। बहुत सही लफ्ज़ आपने कहा। अब हमारा इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इंपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं, और इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 65 से 70 बिलियन डॉलर की हमारी इंपोर्ट हो जाएंगी।
एक्सपोर्ट वही हमारी 25, 26, 27 हैं, तो हम 40-45 अरब डॉलर का तो ट्रेड डेफिसिट, तिजारती खसारा नज़र आ रहा है बिल्कुल सामने। और जो उसमें मंथली देखें आप तो नहीं, तो रुपए की बेकदरी के बावजूद ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल में नहीं है, करंट अकाउंट डेफिसिट बर्डनिंग अस। अच्छा, समझ नहीं अब जब मेरे एक से बात करके मैं बात खत्म करूँ, तो रुपए के ऊपर जब प्रेशर है, मुसलसल डिमांड है, अफगानिस्तान से भी यहाँ से 5 से 7 मिलियन डॉलर डेली अफगानिस्तान भी जा रहा है। ये जो वसाइल हैं उससे पता चला है कि ये 5 से 7 मिलियन डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है, क्योंकि उनके 10 बिलियन डॉलर फ्रीज कर दिए गए हैं। और वहाँ डॉलर की जो अर्जेंसी है वो पाकिस्तान मार्केट से वो लोग I'll get back to you on this one. I'll get back to you on this one. आप बात खत्म क्यों करते हैं? बात तो जारी है, आप बिल्कुल बात खत्म ना करें, आप तो इस बात को आगे लेकर चलें। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, बाद में आपसे ये पूछना चाहता हूँ, करेंसी आप कहते हैं फ्री फ्लोट है और आपके मुल्क के अंदर ट्रेड आप कहते हैं मैनेज्ड है। ये समझ नहीं आई, ट्रेड आप मैनेज करोगे कि इंपोर्ट हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। आप कहेंगे कुत्तों का खाना नहीं आ सकता, आप कहोगे औरतों का मेकअप नहीं आ सकता, आप कहोगे ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। ट्रेड जो है वो फ्री मार्केट पे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो है करेंसी को फ्री फ्लोट पे छोड़ेंगे। समझ नहीं आई ये कैसी फ्री मार्केट इकोनॉमी है जहां पे कोई चीज मैनेज्ड है और कोई चीज फ्री फ्लोट पर है। ये मुझे थोड़ा सा समझाएं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर शहबाज, बहुत शुक्रिया। उसमें मेरे ख्याल में मिर्जा साहब की बात को हम ले लेते हैं। जैसे वो करें को 70 बिलियन की इंपोर्ट्स हैं, 25 या 30 बिलियन का हमारा जो एक्सपोर्ट्स है, बीच में जो 40 बिलियन का गैप है वो जाहिर सी बात है हमने यहीं से पूरा करना है। तो मेरा ख्याल है कि जो प्रॉब्लम है वो आपके घर के अंदर है, कि हमें ये सोचना चाहिए कि वो जो हमारा गैप है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट के दरमियान, वो जो हमारी ट्रेड है क्या वो एग्री बेस्ड है या वो इंडस्ट्रियल बेस्ड है या वो सबसे सेक्टर है। और उसमें अगर आप थोड़ा बड़ी गहराई से हम देखें तो हमें गंदम की इंपोर्ट नज़र आती है, उसमें हमें जनाबे वाला चीनी की इंपोर्ट नज़र आती है, उसमें टमाटर की इंपोर्ट नज़र आती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, उसमें अदरक भी डाल लें आप, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम घर में पैदा कर सकते हैं। तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना ज़्यादा इग्नोर किया। मैं नहीं कि 1970 के बाद से मैं कोई पॉलिसी नहीं देख रहा पाकिस्तान के अंदर कि जिसकी बेस पर मैं कह सकूँ एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़ी तरजीह दी आपने। तो वो जो आपकी इग्नोरेंस थी वो आज आपके सामने इतना बड़ा प्रॉब्लम बन गई है। फिर दूसरी बात ये है कि हम जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारी जो इकोनॉमी के अंदर लीकेजेस हैं वो लीकेजेस हमें बंद करने चाहिए, बजाय कि हम ये कहें कि अब डॉलर जो है वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि वो अफगानिस्तान क्यों जा रहा है, क्योंकि आप चीजों को मैनेज कर रहे हैं ना। उसके बाद दूसरी बात ये कि अब मैं थोड़ा सा ये बड़ा एसेंशियल आपने पॉइंट रेज किया है, बट आई वांट यू टू होल्ड दैट थॉट, क्योंकि मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद फिर आप ही से गुफ्तगू आगाज करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब अपनी बात कर रहे थे, माजरत ब्रेक पे जाना पड़ गया। आप अगर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहें फिर मैं अगले सवाल की जानिब जाऊंगा। जी जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। या देखना ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो सारे मनी एक्सचेंजर जो हैं उनको लाइसेंस जारी करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये भी देखना चाहिए कि कराची की मनी मार्केट, लाहौर की मनी मार्केट हो या पिंडी कोयटा पेशावर के मनी मार्केट हो, तो उसके अंदर जो ग्रे एरियाज़ हैं वो हमें क्लोज करने चाहिए। आपके पिछले प्रोग्राम में शायद मैंने इस बात का जिक्र किया था, जब हम सप्लाई चेन की बात करते हैं तो एक पॉइंट ये भी होता है कि जितनी डिमांड हो रही है उसके मुताबिक सप्लाई ही ना करो। तो ये जो सप्लाई हमारी होनी थी वो स्मगलिंग की फॉर्म में वो हमारी गैप जो बढ़ता जा रहा है। अब ये जो स्मगलिंग हो रही है, देखें अब बॉर्डर भी हमने क्लोज कर लिया, हमने बाड़ लगा ली, तो हमें चाहिए ना कि ये जो स्मगलिंग डॉलर्स की हो रही है ये हमारे रुपये को अफेक्ट कर रही है, हम वो स्मगलिंग को कंट्रोल करें। हमें वो सारे रास्ते कि चाहे वो डॉलर जो पैदल चलने वाले लोग जहाँ 10,000 की अमाउंट में, 20,000 डॉलर की अमाउंट में या 30,000 डॉलर की अमाउंट अपने साथ लेके जा रहे हैं, उनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। या डॉलर जो है वो ट्रक्स की फॉर्म में वो स्मगल हो रहा है, जो ट्रक के जो ड्राइवर आते हैं वो लेके जाते हैं, हमें वो कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि वजह यह है कि खाली डीवैल्यूएशन जैसे भी अब हमने की है वो इस मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि हमारे जो प्रॉब्लम हमारे डोमेस्टिक लेवल के ऊपर हल हो सकते हैं उसके ऊपर हम तवज्जो दें। गुड गवर्नेंस के जरिए हमारी जो स्मगलिंग खासकर डॉलर की उसको कंट्रोल करें। जब तक हमारा रुपया स्टेबल नहीं होगा, मेरे ख्याल में जितने मर्जी पैकेजेस दें, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो PIA हो, चाहे वो और इकोनॉमिक सेक्टर हो पाकिस्तान का, मेरा नहीं ख्याल कि हम उसको उस तरह से ग्रो कर पाएंगे। बड़ी आम बात की है आपने। बेग साहब आपकी जानिब जाऊँगा।
हाईलाइट किया इन्होंने, आपकी पॉइंट को आगे लेकर चले कि स्मगल हो रहे हैं डॉलर्स पाकिस्तान से। खैर वो तो एक जाविया हो गया। दूसरी तरफ आपको लेकर आता हूँ, डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से पाकिस्तान का नेशनल बर्डन ऑफ डेट वो बड़ी तेज़ी से बढ़ गया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ बेग साहब कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं FBR के ज़रिए आप टैक्स इकट्ठे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलां करेंगे, तो दूसरी तरफ हमारे ऊपर टैक्स बर्डन जितना भी आप डाल दें, लेकिन on the opposite side, because of the increase in the value of the dollar, our external debt is going up. आप कितना भी टैक्स इकट्ठा कर लोगे, सारा का सारा गटर में ही जाएगा। With all due respect, mathematically, क्या कहते हैं आप? ये बात बिल्कुल आपने सही की कि जब रुपी डेप्रिशिएट होता है, रुपए की कदर गिरती है, तो डॉलर के मुकाबले में आपको ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं। $1 के पहले हम 152 रुपये का देते थे, तो अब डॉलर 172 रुपये आपको देने पड़ रहा है। तो आपका 10-11% ये जो कर्जे हैं, जो डेट हैं, ये बैलेंस शीट में बढ़ जाता है और फिर डेट टू GDP रेशो भी उससे मुतासिर होता है। IMF की शराइत भी फिर सख्त हो जाते हैं। ये दूसरे दो चीज़ें और हैं, क्विकली मैं आपको नहीं, लेकिन एक जुज आप उसका जवाब साथ जोड़ दें, क्योंकि आप बैनुल अक़वामी तिजारत पर भी महारत रखते हैं। वो ये है कि जब आपकी डॉलर की कदर में इजाफा हो गया तो इसके माने ये है कि आपके इंपोर्ट्स भी एक्सपेंसिव हो गए। और ये तो सारी नॉनसेंस बातें करते हैं लोग कि जी नॉन एसेंशियल इंपोर्ट का कॉम्पोनेंट बहुत छोटा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पीस ऑफ द केक जो है वो फ्यूल ऑयल है, और फ्यूल ऑयल की कीमत भी बढ़ रही है और डॉलर की कदर भी बढ़ रही है, एडिबल ऑयल की भी कदर बढ़ रही है। 2-3 चीजें एक साथ बदकिस्मती से हो गई हैं। पहली चीज यह है कि फर्नेस ऑयल $80 फी बैरल पहुंच गया है, जो 20 होता था, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ। तो ये इंपोर्ट बिल $12-13 बिलियन का आपका लेना है, और $12-13 बिलियन में आपको हर जगह 15-20 रुपए फी डॉलर ज्यादा देना पड़ रहा है। तो ये महंगाई का एक सबब है। गाड़ियां रोक के, टेलीफोन रोक के, कुत्तों का खाना रोक के, मैं जरा सा औरतों का मेकअप रोक के जो आप काम कर रहे हैं, दैट इज यूजलेस। मैं आपको ये 3-4 चीजें बता दूं। वैक्सीन इन दिनों में इंपोर्ट की गई है $536 मिलियन की, वो भी इंपोर्ट का एक बिल है आपके ऊपर। कुछ मुफ्त मिली है, कुछ खरीदी गई हैं, उसका बजट एलोकेशन था। अच्छा, वो भी हमारे ऊपर प्रेशर है। आप जहाँ तक बात कर रहे हैं लग्जरी गुड्स की, तो लग्जरी गुड्स में गाड़ियाँ यकीनन हमारे पे एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट है इंपोर्ट के ऊपर, जो हमें देना पड़ रहा है। और वो अगर वो कहते हैं कि हम बंद करें या कम कर दें, तो हमें वो रेवेन्यू नहीं मिलेगा। लेकिन वो इम्पैक्ट बहुत छोटा है ना, वो तो इम्पैक्ट बहुत छोटा है, और जैसे आपने बताया उससे तो कस्टम रेवेन्यू भी आ रहा है, उसका इम्पैक्ट बहुत छोटा है। और आखिरी चीज प्राइस बॉन्ड 40,000 रुपए वाले जो हैं वो 31 दिसंबर तक बंद हो जाएंगे। और लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट में बेच के जो पैसे आ रहे हैं वो डॉलर में लेके रख रहे हैं, तो वो भी आपकी डॉलर डिमांड को मार्केट में जैकअप कर रहा है। ये तमाम वो फैक्टर है। अब इसका जो मेरा सबसे जरूरी अहम चीज जो मैं आपसे बतलाने जा रहा हूँ, एक जुमला मुझे कहने दें। कुछ भी कर ले सिवाय एक चीज के, और ये डॉलर की सिचुएशन बेहतर नहीं होगी, इंपोर्ट को आप कर्टेल करें। 70 बिलियन कर नहीं सकते कि आप इंपोर्ट लेके और एक्सपोर्ट वही 26 और 27 बिलियन डॉलर पे आपका डॉलर को नहीं रोक सकेंगे। उसकी प्रॉब्लम यह है कि इसमें से सबसे बड़ा पोर्शन एसेंशियल इंपोर्ट्स का है जिनको रोका नहीं जा सकता, जिसमें एक बड़ा कंपोनेंट फ्यूल ऑयल का है। आपने पावर प्लांट भी तेल पे लगाए हुए हैं, आपके पावर प्लांट बंद हो जाएंगे अगर आप तेल इंपोर्ट नहीं करेंगे। आप एडिबल ऑयल सारा का सारा, पाम ऑयल सारा बाहर से मंगवाते हैं। मैं आपकी तरफ दोबारा से आ रहा हूं। मेरा डॉक्टर शहबाज साहब भी बड़े बेताब हो रहे हैं, इनसे भी जानना चाहता हूं। डॉक्टर शहबाज साहब, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। जब भी मैं देखता हूं बजट के अंदर एक बात करते हैं, औरतों का मेकअप हमने बंद कर दिया, बड़े खुश होते हैं जी, औरतों के मेकअप पे टैक्स लगा दिया, हंसते हैं, कुछ भी होते हैं, और फिर उसके साथ साथ कहते हैं हमने कुत्तों का खाना बंद कर दिया। पता नहीं ये क्या कॉम्प्लेक्स किस्म की कौम है जो टेलीफोन बंद कर दिए जी हमने, गाड़ियां। लेकिन इनका इंपैक्ट बहुत छोटा है डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। सबसे बड़ा इंपैक्ट फ्यूल ऑयल का है, उसके बाद इंपैक्ट एडिबल ऑयल का है। मैं रोक ही नहीं सकता, मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं। हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वही बात मिर्जा साहब बात करते फर्नेस ऑयल की। इसका मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन इसका आंसर जो है तो आउट ऑफ द वे चला जाएगा। लेकिन खैर हमें ये देखना है कि वो फ्यूल जो ऑयल है उसकी इंपोर्ट वो किस मकसद के लिए ज़्यादा हो रही है। क्या उससे हम बिजली पैदा कर रहे हैं,
या उससे हम ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, या कोई अदर रीजंस हैं। हम अगर थोड़ा बिजली पैदा करने की तरफ आते हैं, और ये बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब ये मान चुके हैं, बल्कि पूरी दुनिया मानती है इस बात को, कि हम जियोग्राफिकली दुनिया के उस खित्ते में मौजूद हैं जहां से हम दुनिया की सस्ती तरीन रीन्यूएबल एनर्जी पैदा कर सकते हैं। तो आप जब वाला उसके ऊपर फोकस करने के बजाय आप आज भी फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करते हैं, जो कि बहुत महंगी बिजली पैदा हो रही है। और आपने अब ये ऐलान भी कर दिया है कि महंगाई की वजह से या डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से या इसके कोई और रीजंस हैं, अब 60% जो है वो बिजली की कास्ट की प्रोडक्शन में इजाफा हो चुका है। तो जब बिजली की कास्ट जो है उसमें 60% इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है अगेन वो अफेक्ट करेगा यूनिट प्राइसेस की फॉर्म में लोगों को। तो हम उस चीज़ को कंट्रोल क्यों नहीं करते? हमारी जो एनर्जी मिक्स है, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर फोकस क्यों नहीं करते? तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर फोकस करके तो हम ये बात जो करते हैं कि हमारे इंपोर्ट बिल के अंदर जो मेजर पोर्शन है फ्यूल इंपोर्ट का वो कम हो सकता है। एक चीज डॉक्टर दूसरी बात ये, सॉरी दूसरी बात ये है, ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ट्रांसपोर्ट वाली सेकंड पॉइंट पे बात की। क्या फुसड्डी थर्ड क्लास पुरानी गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर जिनके इंजन्स जो हैं उनकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत लो है, उनमें पेट्रोल ज्यादा लगेगा, या लेटेस्ट हाइब्रिड गाड़ियां जो कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर बनी हुई हैं और वो कम से कम तेल इस्तेमाल करती हैं, वो बेहतर रहेंगी? उसमें भी अली भाई इस तरह से है, वो बड़ा अच्छा ये पॉइंट आपने रेज किया है। पाकिस्तान के अंदर जो ये कंपनीज गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, यू नो दे आर 85% फ्यूल इनएफिशिएंट। 85% फ्यूल नाज़रीन ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान में चलती हुई ट्रांसपोर्टेशन, ये थर्ड क्लास बसें, रिक्शे और ये थर्ड क्लास पुरानी ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां फ्यूल में कितनी एफिशिएंट होंगी ये आप खुद जानते हैं। अगर हम नई जदीद गाड़ियों की इंपोर्ट को बंद करेंगे और ये थर्ड क्लास गाड़ियां, पुरानी गाड़ियां जो फ्यूल ज्यादा खाती हैं, इनको अलाउ करेंगे तो हमारा तेल ज्यादा लगेगा। जी सॉरी। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात यह है कि आप देखें, आप अपने शहर देखें, कराची देखें, लाहौर देखें, जब आए वक्त जो है, अब तो मतलब आए दिन की बात नहीं कर रहा, हर आने वाले मिनट के साथ ट्रैफिक जाम, क्यों बेहंगम ट्रैफिक। आपने मास ट्रांजिट जो था आपकी ट्रांसपोर्टेशन, वो मनसूबे अपने सारे कटाई में डाल दिए। आपके साथ देख लें, कभी मेट्रो है तो उसके ऊपर इशू उठ जाता है, कभी ग्रीन अब ट्रेन उसके ऊपर इशू उठ जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको पता था, इसके ऊपर बाकायदा कमेटीज़ हैं, इसको बाकायदा इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनी थी। आपको उस वक्त कास्ट एफिशिएंसी जो है उसका ख्याल रखना चाहिए था, चीज़ों को लेके चलना चाहिए था। दूसरी बात जो आपसे मैं कर रहा था, अभी आप उसके इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, वो मुझे डर था मैं कहीं वो भूल ना जाऊँ। आप ये बात कर रहे थे कि जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं या डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो उससे महंगाई आती है। तो मेरे ख्याल में हम एक आस्पेक्ट जो है ना उसको भूल जाते हैं, वो ये कि अब जाहिर सी बात है जब फ्यूल की प्राइसेस बढ़ेंगी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी आपकी। जब आपकी डॉलर की प्राइसेस बढ़ेगी तो आप जो मशीनरी इंपोर्ट करते हैं उसकी प्राइसेस में इजाफा होगा। तो ये मेरे मिलाकर आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा करेंगे, जिससे फिर आपकी महंगाई में इजाफा होगा। तजस्सुस पैदा कर देते हैं लोगों के लिए, तजस्सुस पैदा कर देते हैं। छुट लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके आप भी अपनी बात मुकम्मल कर लें और डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब भी अपनी गुफ्तगू करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, अहम गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले और डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब ने बड़ी अच्छी इनपुट दी। थोड़ा तजस्सुस और पैदा कर देते हैं, थोड़ा लोग आप और इंतज़ार करें इससे पहले कि आपको पता लगे कि डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब क्या बता रहे थे। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपने गुफ्तगू सुनी भी, कुछ पॉइंट्स आपने दिए थे, उनकी तायद भी हुई। मैं एक चीज़ आपसे, सर मुझे ये बताइएगा, पावर सेक्टर की जो आपने पेमेंट्स करनी है वो तो कॉन्ट्रैक्ट आपने US डॉलर में किए हुए हैं, तो इसके माने ये है कि जितनी दफ़ा आप US डॉलर को महंगा होने देते हैं, दैट मीन्स दैट मेनी टाइम्स जो पावर कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किए हैं उसकी पेमेंट्स को भी एक्सपेंसिव करते हैं। मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जितने भी फॉरेन लोन है, चाहे वो यूरो में है, चाहे वो डॉलर में है, चाहे जापानीज येन में है, वो रुपये की डिवैल्यूएशन की वजह से उनकी अदायगियाँ बढ़ जाती हैं। कहीं 10% बढ़ी हैं, कहीं 15% बढ़ी हैं, और वो आपको इजाफी अदायगियाँ करनी पड़ेंगी। ये तो बात बिल्कुल सही है। मैं एक बात अब ज़रा से मुस्बत नोट पर आए, हल क्या है इसका? अभी आपने कहा जी डॉलर तो आपको रोक नहीं सकते, पेट्रोलियम मसनूआत तो खरीदनी है और $80 फी बैरल हो गया है तो हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है। अब हमारे पास इसका सिर्फ एक हल है, वो हल ये है कि जिस सेक्टर पे ज़राई अजनास जो आप इंपोर्ट करके बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहे हैं, कॉटन की फसल 13 मिलियन बेल
होती थी हमारी, इस बार 8 मिलियन बेल हुई है, बाकी हमने इंपोर्ट किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे दिए हैं। आज हम एक वक्त था कि तमाम ज़रूरी अजनास एक्सपोर्ट करते थे, जिसमें गेहूं था, जिसमें शक्कर थी, जिसमें राइस थे, जिसमें खुर्दुनी तेल था, जिसमें दालें थी, फ्रूट थे, वेजिटेबल थे। आज बदकिस्मती से ये सब आइटम जो हैं वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आप व्हीट भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप शुगर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप खुर्दुनी तेल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो